हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और सभी को इस कोरोना काल में अपने हेल्थ का ध्यान रखने के लिए ज़रूरी सलाह, आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाइए और इस कोरोना महामारी जैसी चीज़ से लड़िए। क्योंकि आप जिससे पीछा भगाएंगे यानी कि आप पीछा छुड़ा के भागेंगे तो शायद आप उसका सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप शायद अपनी सुरक्षा बढ़ा करके अपनी यानी कि आप इसका सामना करिए तो आप हो सकता है। क्योंकि समस्या से भागना समाधान नहीं है, समस्या से लड़ना प्लस उसके प्रति एक्टिव होना, अपने आप को सजग रखना, उसके प्रति जानकारियाँ इकट्ठा करना ही हमारा क्या है, मेन मकसद होना चाहिए। तब हम आप उससे लड़ सकते हैं। ठीक, तो ये मेरी ज़रूरी सलाह थी। तो आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, यही मेरी शुभकामना रहेगी। मैं तो सभी से यही कहूँगा कि अपनी रख रखाव करिए। ओके, तो आज जो है यानी कि उसी का यानी कि परिवहन का यानी कि जय प्रक्रम थर्ड का जो परिवहन पार्ट है, परिवहन के मैं आगे की अब इसमें से मैं आज आप लोगों का जो नया हेडिंग है वो मैं बताने चल रहा हूँ, मानव में परिसंचरण तंत्र की संरचना। अब यहाँ पे क्या है कि अभी हमने ये जाना कि खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने जाना, हमने भी। ठीक, उसके बाद ये जो परिसंचरण तंत्र होती है, इस परिसंचरण तंत्र किसको कहते हैं, यानी परिवहन का मतलब क्या है, ये आप भी और मैं भी अच्छे से जान गया। और जो लोग नहीं ये जान पाए होंगे वो लोग प्लेयर लिस्ट में या लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा और वहाँ पे वीडियोस तो जो पड़ी होगी आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको भी समझ में आ जाए। तो अब इसके आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे जो मानव में अब यहाँ क्या बात चल रही है, मानव की बात चल रही है, यानी ह्यूमन की बात चल रही है, होमो सैपियंस की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? होमो सैपियंस की बात चल रही है में परिसंचरण तंत्र की संरचना। अब जो परिसंचरण तंत्र है हमारे अंदर जो एक संरचना बनाई है, जैसे परिसंचरण तंत्र में तीन चीज़ें की मुख्य भूमिका होती है, तीन चीज़ों की मुख्य भूमिका होती है परिसंचरण तंत्र को बनाने में। पहला है हृदय, ठीक, पहला क्या है? हृदय। दूसरा है नस, ठीक, यानी धमनियाँ और सिरा जो नस होती हैं वो। और उसके बाद है चौथा संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, जिसको कहते हैं तरल ऊतक, यानी कि जो तरल संयोजी ऊतक है यानी ब्लड। तरल संयोजी ऊतक क्या है? ब्लड है। तो वो तीसरा मेन ऑप्शन है, यानी कि हृदय, नस और यानी कि सॉरी रुधिर नलिकाएं। किसको क्या है? यानी कि हृदय, रुधिर नलिकाएं और उसके बाद क्या है? ब्लड यानी रक्त। ये तीनों मुख्य अंग हैं, इसके मिलाकर के परिसंचरण तंत्र की संरचना तैयार करते हैं। तो आज हम आप लोगों को ये बताएंगे आगे कि ये कैसे कैसे संरचना बनाती है और इसका क्या रोल है और किस तरीके से अदा करती है। तो आप लोग बेहिचक रहिए, तो समझते हैं, आगे चलते हैं। ठीक, मानव के रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रुधिर, हृदय, रुधिर वाहिनियाँ आते हैं। अब यहाँ पे बात आप ये याद रखिएगा कि इसमें कह रहा है मानव का, कौन सा? मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसमें परिसंचरण का मतलब मैंने अगली वाली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि परिसंचरण मतलब किसे कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह आने और जाने की क्रिया को परिसंचरण कहा जाता है। परिसंचरण परि माने होता है परिसंचरण मतलब फैलना, परिसंचरण मतलब फैलना, परि मान ले एरिया और संचरण मतलब फैल रहा है, एरियाओं में फैल रहा है, यानी कई जगहों पे फैल रहा है, यानी परिसंचरण हो रही है, फैल रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो यहाँ पे भी यही क्या है कि परिसंचरण हो रहा है। फिर उसके बाद क्या? अंतर्गत रुधिर क्या है? परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है? कोई एक चीज़ नहीं, जब उसमें एक से अधिक कार्य सम्मिलित हों, एक से अधिक कार्य हो रहे हों या एक से अधिक वस्तुओं का प्रयोग हो रहा हो तो उसको क्या कहा जाता है? एक सिस्टम यानी तंत्र कह दिया जाता है। जैसे क्या है, एक आदमी है तो वो तंत्र यानी सिस्टम में नहीं, दो है तो आ जाएगा, क्योंकि अब वहाँ पे दो लोगों के काम हो रहा है, यानी कि एक बोल रहा है एक सुन रहा है। ठीक, एक बोल रहा है तो एक क्या है? सुन रहा है। इन दोनों के अंदर एक सिस्टम का कार्य हो रहा है, क्योंकि ये उनको समझाएगा और ये वाला इसको समझाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों में क्या हो रही है? बातों की साझेदारी हो जा रही है, यानी कि साझेदारी हो जा रही है। तो यहाँ पे भी क्या है, कई चीज़ें जब आपस में भाग ले रही तो एक तंत्र का निर्माण कर ले रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? तंत्र का निर्माण कर ले रहा है। तो यहाँ के अंतर्गत रुधिर किसकी बात कर रहा है? रुधिर यानी ब्लड, हृदय यानी हार्ट, रुधिर वाहिनी यानी कि ब्लड वेसल्स। ठीक, ये इसको यानी कि ब्लड हो गया, क्या हो गया? ब्लड। और उसके बाद हार्ट, उसके बाद ब्लड वेसल्स। ठीक, क्या हो गया? ब्लड वेसल्स।
ठीक, ब्लड वेसल्स, ये पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीन चीज़ें आपस में मिल करके, यानी कि ये तीनों आपस में मिल करके क्या बना रहे हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र बना रहे होते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, हर जीवों में लगभग जितने हायर आप एनिमल पाओगे उसमें सब में क्या होते हैं कि हृदय पाया जाता है, ये जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स, वो पाई जाती हैं। और उसके बाद क्या होती है, एक तरल संयोजी ऊतक यानी कि ब्लड, वो पाई जाती है। तो यहाँ पे एक मुख्य बात आप याद रखिएगा, ठीक, कि ये तीनों जब तक आपस में मिलेंगे तभी जाकर के रुधिर परिसंचरण तंत्र का निर्माण होगा, वरन नहीं हो सकता, या परिसंचरण तंत्र का निर्माण होगा तभी वरन नहीं हो सकता। ये आप लोग खास ध्यान दीजिएगा। तो ये पहली टॉपिक हो गई। अब दूसरी टॉपिक की बात करते हैं। इस तंत्र में परिवहन, ठीक, इस तंत्र में परिवहन का कार्य, किसका कार्य, परिवहन। परिवहन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की क्रिया परिवहन कहलाती है। ट्रांसपोर्ट जिसको कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, यानी कि एक जगह से दूसरी चीज़ को जगह पे पहुंचा दीजिए। अब आप ही बताइए, जैसे कोरोना हो गया, कोरोना का क्या हुआ है, कोरोना का ट्रांसपोर्ट हुआ है, यानी चाइना के वुहान शहर से, वो क्या हो रहा है, चाइना के वुहान शहर से भारत से लेकर के तमाम, यानी कि विश्व के जितने भी देश हैं लगभग सभी देशों में एक दूसरे से क्या हुआ, पहुंचाई गई, यानी उसका ट्रांसपोर्ट किया गया हवाई जहाज के जरिए, रेलगाड़ी के जरिए, बस के जरिए और तमाम संसाधनों के जरिए की गई है। तो आप लोग जैसे मुख्य ट्रांसपोर्ट किया गया, जाहिर सी बात है हमारे आपके अंदर भी परिसंचरण हो रही है, चल रही है परिसंचरण, क्योंकि ब्लड हार्ट से पंप करेगा, हार्ट उसको क्या करेगा, पंप करेगा। जब हार्ट उसको पंप कर देता है तो सीधा क्या करता है, नसों में जाएगा और नस के जरिए पूरे शरीर में जाएगा। फिर शरीर में जब पहुंच जाएगा वहाँ पे ऑक्सीजन, ग्लूकोज और उसके बाद जो अन्य भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसको पहुँचा देगा, पानी को पहुँचा देगा। उसके बाद फिर वहाँ से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, या उसके बाद रॉ मटेरियल बनेगा जो उसके बाद क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों को उसको लाएगा वापिस, फिर यानी कि फिर हार्ट ऐसी क्रियाएँ चल रही हैं, ये परिसंचरण हो रहा है। अब उसके आगे क्या है, परिसंचरण, यानी कि इस तंत्र में परिवहन का कार्य, संयोजी ऊतक। क्या यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा, संयोजी ऊतक, संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक को इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि यहाँ लिख देते हैं कनेक्टिव, ठीक, टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक है, संयोजी का मतलब जानते हो क्या होता है, संयोजी का मतलब होता है जोड़ना, संयोजी का मतलब क्या होता है, जोड़ना या जोड़। अब यहाँ पे जो संयोग कर रहा है यानी एक दूसरे को जोड़ रहा है, क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, यानी कि WBC, RBC, प्लेटलेट्स, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये तीनों क्या होते हैं, जुड़े होते हैं एक दूसरे से, क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। या फिर कह लीजिए एक RBC कण दूसरे RBC कण से जुड़ा रहता है, वो वाला उससे जुड़ा रहता है, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या, एक दूसरे को जोड़ कर रख रहा है, क्या कर रहा है, एक दूसरे को जोड़ कर रख रहा है, इसीलिए क्या है, संयोजी ऊतक इसका संज्ञा दिया गया। और कौन है, रुधिर, कौन है, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। यहाँ पे आप लोग एक खास बात याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है कि शरीर की वह तरल संयोजी ऊतक का नाम बताइए जो प्रेजेंट रहता है, यानी कि वह तरल संयोजी ऊतक ब्लड है। क्या है, ब्लड है। या ये कह लिया जाए ब्लड किस प्रकार का ऊतक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड किस प्रकार का ऊतक है, यानी रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो जो रक्त होगा वह किस प्रकार का ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। फिर रुधिर लसिका के द्वारा होता है। यहाँ पे एक लसिका वर्ड आ रही है, क्या आ रही है, लसिका, लिम्फोसाइट जिसको बोला जाता है। इसका निर्माण किससे होता है, लिम्फोसाइट, लिम्फ नामक सेल्स होती है। किससे होती है, लिम्फ एक सेल होती है, इसको लिम्फोसाइट वर्ड जोड़ दिया जाता है। जो साइट वर्ड जुड़ता है, याद रखिएगा, साइट वर्ड जो होती है ना, वो कोशिका से लिया जाता है। किससे, साइट वर्ड होता है वो कोशिकाओं से लिया जाता है, कि जहाँ कोशिका हो वहाँ पे लिया जाता है। उसके बाद ये लसिका जो है, क्या है, लसिका। अब ये जो लसिका है यह भी क्या करता है, हमारे आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को बना के रखता है। किसको, प्रतिरक्षा तंत्र को मेंटेन बना के रखता है, ताकि हमारे आपके अंदर जो भी वायरस, बैक्टीरिया या अन्य प्रकार की डस्ट जब अंदर शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसको ये यानी कि उसको मार के भगा देता है, खा करके डाइजेस्ट कर देता है। या फिर क्या करता है, इसको ब्लड वेसल्स में भेज करके, इसमें ब्लड वेसल्स में भेज करके फिर उसको क्या किया जाता है, किडनी के द्वारा, किसके द्वारा, किडनी के द्वारा फिर उसका फिल्ट्रेशन कर लिया जाता है और फिर उसके यूरिन के जरिए फिर वो
बाहर निकाल देता है। इस तरीके से ये कार्य करते हैं। लसिका द्वारा क्या होता है, ये परिवहन करता है। यानी आप ये याद रखिएगा, जो हमारे आपके अंदर परिवहन की क्रिया हो रही है, उस परिवहन को करने का श्रेय या परिवहन कराने का श्रेय या परिवहन का पूरा जिम्मेदारी किस पे होती है, ब्लड पे होती है और लसिका पे होती है। किस पे होती है, ब्लड और लसिका, यानी रुधिर और लसिका पे होती है। तो आप लोग ये खास बात याद रखिएगा, ठीक। ये भी यहाँ पे देखिए। और उसके बाद क्या होती है, नोट, जरा यहाँ पे आप नोट को समझिए। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया ही दिया था, लेकिन यहाँ पे आप हो यार, यानी ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है जो रुधिर वाहिनियाँ, किसमें, जो रुधिर वाहिनियों, यहाँ सॉरी, तो यहाँ रुधिर वाहिनियों, ठीक, धमनी एंड सिरा में बहता है। किसमें बहती है, धमनी और सिरा। जो रुधिर वाहिनियाँ हैं, दो प्रकार की रुधिर ह्यूमन के अंदर, किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। अदर भी एनिमल्स होते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गई, या भी और भी एनिमल्स जैसे खरगोश हो गया, मेढक हो गई, तो इनमें भी क्या होती हैं, धमनी और सिरा पाई जाती है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो रुधिर वाहिनियाँ, ठीक, क्या होती है, जो रुधिर वाहिनियों में बहती है। किसमें बह रही है, रुधिर वाहिनियाँ। और जो रुधिर वाहिनियाँ कौन है, धमनी और सिरा हैं। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा, जो धमनी होती है, धमनी में ब्लड क्या होता है, हृदय से जब ब्लड शरीर की ओर बहे, हृदय से जब ब्लड शरीर की ओर बहे तो धमनी के द्वारा होते हुए जाता है। किसके द्वारा होते हुए जाता है, धमनी के द्वारा। उसमें ऑक्सीजन युक्त, कैसा, ऑक्सीजन युक्त ब्लड जाता है। किसके जरिए जाता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड जाता है, यानी कि ऑक्सीजनेट कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, ऑक्सीजनेट ब्लड जा रहा है। उसके बाद क्या होती है, उसमें से फूड मिनरल्स होते हैं, वो भी पहुंचाता है, वाटर होती है, वो भी पहुंचाता है। उसके बाद क्या होती है, जब शरीर से क्या हो, शरीर से हृदय की ओर, शरीर से हृदय की ओर जब ब्लड आ रहा होता है तो वो सिरा के जरिए आता है। किसके जरिए आता है, सिरा के जरिए आता है। तो दो प्रकार की नसें हमारे अंदर होती हैं, धमनी और सिरा। तो जो धमनी होती है उसकी जो ब्लड, जो धमनी होती है उसकी जो पाइपलाइन होती है वो मोटी होती है। वो क्या होती है, मोटी होती है। धमनी में कपाट नहीं पाई जाती, और धमनी जो होती है गुलाबी रंग की होती है, हल्का। उसके बाद क्या होती है कि जो सिरा होता है, सिरा कैसा होता है, नीला हरा रंग में होता है, उसमें कपाट पाई जाती हैं, और उसकी जो भित्ति होती है पतली होती है। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो धमनी था, धमनी का भित्ति मोटा होता है, लेकिन सिरा का भित्ति क्या होता है, पतला होता है। ये मैं डिफरेंट आपको अगले वाले, मतलब कि मैं इसके आगे बताऊंगा, तब तक मैं आप लोगों और आगे चलते हैं, ठीक। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गई। अब यह परिवहन तंत्र के द्वारा, किसके जरिए, परिवहन तंत्र के द्वारा शरीर में पोषक पदार्थ, ठीक, शरीर में पोषक पदार्थ, ठीक, पोषक पदार्थ यानी कि जो हम आप खाते हैं। पोषक पदार्थ का मतलब क्या होती है, जो हम आप खाते हैं, पोषक पदार्थ। फिर उसके बाद लवण, उसके बाद ऑक्सीजन। लवण का हम जानते हैं, ये लवण जो शब्द आई है, लवण का मतलब ये होता है कि नमकीन जैसा स्वाद। कैसे जैसा, नमकीन जैसा स्वाद, ना तो अम्ली हो और ना ही क्षारी हो, ना ही अम्ली हो ना ही क्षारी हो, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन, यानी कि जो हम लोग सांस को खींचा, फेफड़ा में गया, फेफड़ा में आता है क्या, ब्लड। वहाँ पे कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में ब्लड का फिल्ट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा में आ जाता है, ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है, ठीक। ये ऑक्सीजन जाएगा, फिर पूरे ब्लड में पहुँच जाएगा। ऑक्सीजन हार्मोन्स व पदार्थों का परिवहन होता है। अब यहाँ पे हार्मोन्स की बात आती है। किसकी बात आ रही है, हार्मोन्स। जो एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं, एनिमल एंड प्लांट दोनों में हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ये मत कंफ्यूज होइएगा कि प्लांट में हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होता, या ये आप लोगों को ये भी ना सोचिएगा कि जिनमें नसें नहीं पाई जाती, यानी कि जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, उनमें क्या होती हैं कि ये हार्मोन नहीं पाए जाते। ऐसा आपका सोच गलत हो जाएगी, क्योंकि ब्लड जो हार्मोन्स होती है वह लोकल हार्मोन भी होते हैं, और उसके बाद दूर के हार्मोन भी होते हैं। क्या होते हैं, लोकल हार्मोन और दूर के भी हार्मोन, यानी कि एरिया के भी होते हैं, अन एरिया के भी होते हैं, ठीक। तो आप लोग इसको कंफ्यूज मत होइएगा, जब हार्मोन्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसमें समझ में आ जाएंगे, ठीक। अन्य पदार्थ यानी कि वह पदार्थ होगा, किसका आते हैं पदार्थ, और भी चीज़ें हम लोग जैसे पानी हो गया या फिर और भी चीज़ें खाते हैं ना, तो उसका भी उसी जरिए परिवहन हो जाता है। या फिर जैसे हमारे आपके अंदर जैसे वायरस घुस गया, बैक्टीरिया घुस गई, उसका भी परिवहन होता है। ऐसा मत सोचिएगा कि वो नहीं एक जगह स्थिर रहता है, नहीं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है, लेकिन उसका वजह ये होता है कि वो ब्लड जब भाई बह रहा है तो उसके साथ में वो भी आ जा रहा है, क्योंकि जो वायरस होती है वो भी एक सेल के समान ही होती है, जो कि सेल्स जो होती है, सेल यानी कोशिका से वो करीब लाखों गुने छोटे होते हैं। कौन, वायरस।
और या तो बैक्टीरिया भी उसी में बहता रहता है, वो भी जो कि क्या कहते हैं कि सेल, जो डेवलप सेल होती है उससे भी 1000 गुना लाख गुना छोटे होते हैं, ये भी आप समझते रहिएगा। ठीक, उसके बाद परिवहन होता है, यहाँ पे आपको समझ में आ गई, यानी कि परिवहन तंत्र के द्वारा पूरे शरीर में पोषक पदार्थ, लवण, ऑक्सीजन, हार्मोन्स व पदार्थों का परिवहन होता है। अब आगे चलते हैं। ठीक, परिवहन में 3 चीजें मुख्य भाग लेती हैं। परिवहन में क्या क्या चीजें? रुधिर, ठीक, ब्लड, उसके बाद क्या है? हृदय यानी हार्ट, उसके बाद रुधिर वाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स, ये 3 चीजें मुख्य भाग लेती हैं। रुधिर क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। हृदय क्या है? एक यानी कि ये अंग है यानी ऑर्गन है जो शरीर में पाई जाती है, जो प्रति मिनट में कितने? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितने बार धड़कता है? 72 बार। धक धक, जिसका कहते हैं नहीं दिल, क्या बोला जाता है? दिल। अब इसी दिल में बिल भी होता है, याद रखिएगा, इसी दिल में क्या होती है? बिल। अब कुछ लोग जब लड़की को देखते हैं तो उसका हार्टवा इससे खूब तेजी से धक 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 करते लगता है। अब काय होता है? अब कहते नहीं मेरा दिल चुरा ले गई। भाई दिल तो इसी में है, दिल नहीं कोई चुराया, वहीं पे है, लेकिन वो हमारी आपकी मन में हार्मोन्स का सिक्रेशन हुआ। किसका सिक्रेशन हुआ? हमने किसी लड़की को देखा, लड़की को जब देखा तो हमारे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस को सूचना पहुंची और वो खूब बढ़िया सा डोपामीन हार्मोन छोड़ देता है। कौन सी हार्मोन? डोपामीन। और हमको आनंद फील होती, वाह क्या लड़की है। ठीक, अब ये जो फीलिंग जा रही हार्ट पे जा रही, तो हार्ट, अब जब हार्ट पे गई वो भी धक 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 धक, ब्लड वेसल बहुत तेजी हाँफने लगते हैं। अब ये जो क्रिया है ये कौन कर रहा है? हृदय। जब हृदय तेजी से धड़केगा तो जाहिर सी बात है रुधिर क्या होगा? ब्लड वेसल्स में, किसमें? ब्लड वेसल्स में बहुत तेजी से आया जाएगा। अब वो क्यों आया जाएगा? क्योंकि दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है उस वक्त। अब याद रखिएगा, जब लड़की से मिलने जाते हैं ना तब दिमाग बहुत तेज से काम करता है, क्योंकि बहुत सीक्रेट गेम खेलनी पड़ती है, पड़ोसी ना देख पाए, पापा ना जान पाए, मम्मी ना जान पाए, भैया ना जान पाए, सब लोगों से बचा के करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये रुधिर क्या करेगा? ऑक्सीजन लेके जाएगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन किसके पास? माइंड के पास, यानी कि ग्लूकोज भी पहुंचाएगा, ताकि ग्लूकोज जब उसको पहुंचेगा यानी कि माइंड को, ताकि तो तभी तो सोचेगा, जब नहीं सोचेगा तो काम ही नहीं करेगा, जब काम ही नहीं करे तो पकड़े जाओगे, माई पकड़ लेगी तो भाई ये क्या कर देगी पता ही नहीं, बाप पकड़ लेंगे तो खूब बढ़िया चुतरवा पे मारेंगे तड़ाका तड़ाका। तो ये समझते रहिएगा। ठीक, यहाँ पे ये हालात है। अब ये बेचारी क्या कहती है? रुधिर वाहिनियाँ ये बेचारे पाइप के तरीके काम करती है। अभी जब तेजी से धड़का और ये बेचारा तेजी से भगा और इसके ऊपर प्रेशर डाल दिया, और जब इसके ऊपर प्रेशर डालिए कहते ससुरा गलती करे, लोचा करे, आँखी दिमाग और हमको सजा भुगतना पड़े। अब पता लगा उसी में कौनो नहीं संभाल पाता, ये ब्लड वेसल जो होता है फट जाती है, और जब ये फट गई तो आ जाती क्या? हार्ट अटैक। क्या आ जाती है? हार्ट अटैक। हार्ट मतलब यानी कि हृदय, अटैक मतलब आक्रमण, यानी कि हृदय के ऊपर क्या हो जाती है? आक्रमण हो जा रही है। किसके ऊपर? हृदय के ऊपर। अब भाई जब उसके ऊपर आक्रमण हो गया तब दिलवा तो फट गई, और जब दिलवा फट गई तो जिंदगियाँ फट गई, वो तो अटपक जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अपने हृदय को बहुत सेफ्टी से बचा के रखना, अपने दिल को बहुत अच्छे से बचा के रखना। कोनो लड़की को मुफ्त में मत देना, और लेके चल गई तो भैया ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, याद रखिएगा। हाँ, लड़कियों से लगाइए दिल, लेकिन इतना मत लगाइए को आपको चूसना है, लेकिन चूस के जैसे। ठीक, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आगे बात देखिए, रुधिर यानी कि क्या है? रुधिर यानी कि ब्लड। अब हम पहले बारी बारी से अब ब्लड के बारे में जानेंगे, उसके बाद हृदय के बारे में, उसके बाद रुधिर वाहिनियों के बारे में जानेंगे। ठीक, जो है पहला बात, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका निर्माण भ्रूण के मेसोडर्म, किसमें? भ्रूण के मेसोडर्म में हो रही है। यहाँ पे आप लोग बात याद रखिएगा, जब हम माँ के भ्रूण में होते हैं, किसके भ्रूण में होते हैं? माँ के भ्रूण, यानी कि 9 महीना माँ के भ्रूण में रहते हैं ना, गर्भाशय जिसको कहते हैं, तो यानी बच्चेदानी को हम हर भाषा बता दे रहे हैं, और यूट्रस इसको इंग्लिश में कहते हैं। उसमें जैसे क्या होता है कि जब हम माँ के भ्रूण में रहते हैं तो माँ के भ्रूण में 3 लेयर होती है। कितने लेयर होती है? एंडोडर्मिस। ठीक, क्या होता है? एंडोडर्म। ठीक, और उसके बाद है मीसोडर्म। ठीक, उसके बाद क्या है? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म याद रखिएगा। एंडोडर्म छोड़ दीजिए, एक्टोडर्म छोड़ दीजिए, मीसोडर्म यानी मध्यस्थ है। कौन सा? मध्यस्थ आवरण। मध्यस्थ आवरण। तो ये मध्यस्थ आवरण जो होता है वही ब्लड को बनाने का काम, यानी ब्लड को बनाने का जिम्मा लेता है। कौन लेता है? मध्यस्थ आवरण पूरा जिम्मा लेता है। कौन सा लेता है?
भ्रूण का मीसोडर्म, ये बात आप खास ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, या नहीं अगर एग्जाम में पूछता तो आपको पता होना चाहिए कि माई के पेट में कौन ब्लड बनाया था, ये तो इतना जानते रहिएगा। ठीक, इस तरह से होता है। अब उसके बाद दूसरी टॉपिक आती है, यानी कि पहली बात हो गई, दूसरी टॉपिक यानी पहली बात और दूसरी बात। अब यहाँ पे क्या है, यह जल से, किससे, यानी कि जल से भारी, चिपचिपा, स्वाद में नमकीन। अब ये जो ब्लड है, क्या है, ब्लड, ये जल से भारी होता है। किससे भारी होता है, जल से भारी होता है। और कैसा होता है, चिपचिपा। चिपचिपा मतलब समझते हो, कभी देखिए जब आपका या कभी हाथ तो कटा ही होगा लाइफ में, जब कटा नहीं तो कटा होगा तो आपने जब ब्लड को लिया तो ऐसे ऐसे करिए तो चिपचिपा जैसे च्युइंगम के जैसे चिपकता होगा। और उसके बाद कैसा है, स्वाद में नमकीन जैसा होता है। खाइए कभी चाटिए तो देखिए खट्टा खट्टा आता है, उसका वजह होता है। अब क्या है वो, ये नहीं कि लवड़ी है, क्या है, लवड़ी है, ना तो अम्ली है ना तो क्षारी है, इसी वजह से वो कैसा आ रहा है, नमकीन जैसा आ रहा है, क्योंकि नमकीन नमक, ठीक, नमक की वजह से वो नमकीन है, नहीं तो वो नमकीन होता नहीं। तो यहाँ पे ये भी कुल नमकीन के जैसा है। अगर जो लोग नहीं इसका स्वाद टेस्ट किए होंगे तो भैया ब्लेड से थोड़ा सा अपना काट लेना और चाट के देख लेना। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिए, इतना मत काट लेना कि ज़िंदगी भर के लिए चट जाओ, ठीक, इतना मत चाट लेना अपने आप को, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हल्का क्षारी कह रहा है, क्या हो रहा है, हल्का क्षारी है, बहुत ना मात्र का है। उसके बाद इसकी जो पीएच मान होती है, यानी ब्लड का जो पीएच होता है 7.3 से 7.5, 7.3 से 7.5 इसका पीएच मान होता है। किसका, ब्लड का पीएच मान 7.3 से 7.5 होती है। तथा अपारदर्शी है, क्या है, अपारदर्शी होता है, यानी अपारदर्शी मतलब जो एक इस पार से उस पार ना दिखाई देता हो, उसे क्या कहा जाता है, अपारदर्शी। अब भाई ये जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड के उस पार अगर हम देखना चाहें, यानी व्हाइट बोर्ड के उस पार देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते क्योंकि ये अपारदर्शी है। ये एक पारदर्शी होता है, क्या होता है, पारदर्शी यानी कि कांच लगी होती है तो शायद हम उस तरफ भी देख लेते हैं। तो यही तरीके से क्या है, ये अपारदर्शी है, रंगीन होता है, ठीक। अब इसके बाद ये दूसरी भी बात हो गई, यानी दूसरी टॉपिक। अब तीसरी टॉपिक यानी तीसरी बात, इसकी मात्रा शरीर में, ठीक, इसकी मात्रा शरीर में 7 से 8% होती है, यानी कुल शरीर के 100% में, कितने, शरीर के 100% में 7 से 8% हिस्सा कौन होता है, ब्लड ही होता है। तो ये आप लोग खास बात याद रखिएगा। उसके बाद एक 70 किलो की ह्यूमन में, किसके, जो 70 किलो का आदमी होगा, खूब बढ़िया हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा रहता है ना, 70 किलो का आदमी है तो उसके अंदर 5 से 6 लीटर, कितना, 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। एक नॉर्मल आदमी में 5 से 6 लीटर ब्लड पाई जाती है। तो आप लोग खास बात देखिए, यानी कि आप लोग ये बताइएगा आप लोग कितना वेट है, तो आप लोग बताइए किसका कितना वेट है, उसी हिसाब के उसके अंदर हम ब्लड आपको बता देंगे किसी दिन कि आपके अंदर कितनी ब्लड है। अब भाई जैसे मैं ही हूँ, मैं तो ज़्यादा नहीं, मैं तो सिर्फ 60 किलो का हूँ, 60-61 किलो में। अब मेरे में 60-61 किलो में जाहिर सी बात है 5 किलो तो होगा ही होगा, माना कि अगर 6 नहीं होगा तो लेकिन 5 तो जरूर होगा, ठीक। अब हमारे अंदर 5 है लेकिन इतना बहुत है, पर्याप्त है, इतना हमको अब ज़्यादा की जरूरत नहीं। तो आपकी भी अंदर कितना वेट है आपकी, तो आपके अंदर भी उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके अंदर कितना ब्लड है, ठीक। अब आगे चलते हैं, नोट। अब यहाँ पे आप एक नोट याद रखिएगा, नोट में क्या है, स्त्री में ब्लड की मात्रा कम होती है, यानी कि पुरुष की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, पुरुष की अपेक्षा, यानी कि ये जो यानी कि मेल बॉडी होती है, कौन होती है, मेल, ठीक, फीमेल, मेल और फीमेल। जो मेल होते हैं, मेल में ब्लड की मात्रा ज़्यादा होती है लेकिन फीमेल में ब्लड की मात्रा कम होती है। लेकिन इसका वजह देखिए, यहाँ पे भले ही इनकी ब्लड कम है, किनकी ब्लड कम है, महिलाओं की, स्त्रियों की ब्लड भले ही कम है, लेकिन इनके अंदर इनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत होती है। पुरुष का कुछ नहीं है, पुरुष का तो समझ लो कि उनकी इम्यूनिटी से बहुत कम है। हम लोग किसके इम्यूनिटी से, पुरुष, महिलाओं की इम्यूनिटी से हम लोग बहुत कम हैं। तो आप लोग बहुत उत्साहित मत होइएगा क्योंकि महिलाओं के अंदर प्रकृति ने दृढ़ इच्छा बहुत अच्छे से डाला है। महिलाओं के अंदर बहुत खतरनाक रिलीजन्स के डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर अगर वो लोग कुछ विचार करती हैं तो बहुत तेज़ी से विचार करती हैं, उनका दिमाग बहुत तेज़ी से सक्रिय रूप में काम करता है। यहाँ पे जो पुरुष जाति होता है, पुरुष जाति का दिमाग जो होती है सक्रिय रूप में काम उतना अच्छे से नहीं करता जितना कि महिलाओं की करती है। इसीलिए देखिए हर बार की एग्जाम में फर्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा कौन मारती हैं, यानी कि लड़कियां ही मारती हैं। ये जो गर्ल्स होती है ना, लड़कियां, वो लोग ही सबसे ज़्यादा नंबर पाती हैं लड़के की अपेक्षा में। और लड़के तो निठल्ले होते हैं, घूमते टहलते फिरते हैं अपनी अय्यासी में, अपनी ताकत का अंदाजा, मैं तो पहलवान हूँ दारा सिंह जैसा। तो अब क्या होगा, तो रोमन रेंज बनना शुरू कर देते हैं। अब लड़कियां बेचारे तो रोमन रेंज में नहीं, वो तो ये नहीं कि मैरी कॉम भी नहीं बनना चाहती, वो तो सीधा कहती मैं सीधी सादी बहुत अच्छी हूँ, इतना भी मुझे चाहिए, ठीक। ये लड़कियों की बिहेवियर। लेकिन कुछ लड़कियां हैं बड़ी ताबक तोड़ थी, मार दें एक मुक्का थी
बैंची जाए मोहना भी, इतना याद रखिए, मत लगना। ठीक, अब उसके आते हैं रुधिर के घटक, यानी कि रुधिर के घटक, घटक मतलब होता है उनके कंपोनेंट, यानी कि उसके अंदर कितने कितने प्रकार के कंपोनेंट काम कर रहे होते हैं, वो कैसा होता है। तो ये अब जो यानी कंपोनेंट ऑफ ब्लड, यानी कि रुधिर के घटक, रुधिर के 2 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 2 प्रकार के उसके घटक हैं। किसके? रुधिर के 2 प्रकार के घटक होते हैं। तो जो पहला है घटक क्या है? प्लाज्मा। पहला क्या है? प्लाज्मा। और दूसरा क्या है? रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु, यानी कि ब्लड कार्पोसेल्स जिसको कहा जाता है, यानी कि 2 प्रकार की चीज़ें। यानी कि जो प्लाज्मा है क्या है? प्लाज्मा है। और उसके बाद क्या है कि ब्लड वेसल्स, यानी कि रुधिराणु, रुधिराणु, ये दोनों आपस में मिल करके एक ब्लड का पूरा संरचना तैयार करते हैं। अब यहाँ पे आप याद रखिएगा कि टोटल सिर्फ रुधिराणु नहीं होते हैं, उसमें रुधिराणु और प्लाज्मा दोनों मिल करके ब्लड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और उसके साथ साथ क्या है कि ये तो बना ही रहे हैं। अब आगे हम चलते हैं प्लाज्मा के बारे में, जानते हैं कि प्लाज्मा क्या चीज़ है। ठीक, क्या है प्लाज्मा, क्या चीज़ है, अब इसके बारे में जानते हैं। प्लाज्मा यह ब्लड का लगभग 55% भाग बनाता है। अब ये याद रखिएगा, जो ब्लड होता है क्या होता है? ब्लड। ठीक, अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजिंग होगी जहाँ तक है कि क्योंकि एक चाहे तो आप लोग एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा, उसमें ब्लड डाल लीजिए, क्या सिरिंज से ब्लड निकालिए और उसको एक टेस्ट ट्यूब में रख दीजिए। क्या होगा? जो ब्लड वेसल्स होंगी, क्या होंगी? सॉरी, ब्लड वेसल्स नहीं, ब्लड कार्पोसेल्स। क्या होंगी? ब्लड कार्पोसेल्स, यानी कि रुधिराणु। वो जब इसमें ले लोगे तो क्या होगा? जो कार्पोसेल्स होंगी ब्लड के, वो ऐसे जमीन पे बैठ जाए, यानी कि निचले तल पे, यहाँ पे निचले तल पे बैठ जाएंगे। और उसके बाद जो प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक, किसकी तरफ? ऊपर की तरफ। और ये जो प्लाज्मा होता है उसका रंग हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। अब उसके बाद जो होती है प्लाज्मा, जो होता है क्या होता है? प्लाज्मा वो ब्लड में कितने % पाया जाता है? 55% पाई जाती है और 45% अदर चीज़ पाई जाती है। ठीक, उसके बाद क्या है? जिसमें से 90% जल, क्या 90% जल और 10% यानी कि कार्बनिक पदार्थ एंड अकार्बनिक होते हैं। यानी कि 90% किसमें? प्लाज्मा में। किसमें? जो प्लाज्मा होता है, यहाँ पे आप बात रखिएगा, तो यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। जो प्लाज्मा है क्या है? प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या होती है? 90% जल पाया जाता है, यानी कि पानी, जल यानी पानी। और उसके बाद होती है यानी कि पानी यानी वाटर। ठीक, वाटर। और उसके बाद इसमें 10%, कितने %? 10%। इसी 10% में जो कार्बनिक यानी कि कार्बनिक पदार्थ हैं और अकार्बनिक पदार्थ हैं, ये दोनों पाए जाते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ दोनों पाए जाते हैं। कितने % में? 10। अब उसके बाद क्या है कि जो ये 10% में पाए जा रहे हैं, ठीक, प्लाज्मा में। अब आगे देखते हैं कि जो ये कार्बनिक पदार्थ हैं, जो कार्बनिक पदार्थ, अब कार्बनिक पदार्थ में क्या है? प्रतिरक्षी, ग्लूकोज। कार्बनिक पदार्थ में क्या है? प्रतिरक्षी, ग्लूकोज। और उसके बाद अमीनो अम्ल। उसके बाद क्या है? अमीनो अम्ल। जो अमीनो अम्ल बहुत से आपस में मिल करके क्या बना लेते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। उसके बाद क्या है? वसी अम्ल है, हार्मोन है, वसी अम्ल, हार्मोन। उसके बाद एंजाइम, विटामिन, ये सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये सब क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ। अब उसके बाद अकार्बनिक में आते हैं, तो अकार्बनिक पदार्थ में जो होता है वो क्या होते हैं? पोटेशियम, सोडियम। ठीक, क्या होते हैं? पोटेशियम, सोडियम। और उसके बाद हो जाती हैं कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी जो होते हैं अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो आपको अब मैं यानी कि जो अकार्बनिक पदार्थ है और कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ में आपको ये डिफरेंस जान ही गए हो। यानी कि कार्बनिक पदार्थ में ग्लूकोज, हार्मोन, विटामिन्स, उसके बाद अमीनो एसिड, ये सब आ रहे हैं। उसके बाद पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब जो होते हैं अकार्बनिक में आते हैं। ठीक, जो है प्लाज्मा के मैंने बताया था 2 घटक होते हैं। एक क्या घटक था? प्लाज्मा यानी कि सॉरी रुधिर। जो रुधिर के कितने घटक थे? 2 घटक थे। तो रुधिर के 2 घटक थे, वो प्लाज्मा और ब्लड कार्पोसेल्स है। ठीक, यहाँ पे मैंने पहले आपको प्लाज्मा के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद में जो ब्लड कार्पोसेल्स है, मैं अगली तीसरी पार्ट में जब मैं आपको बताऊँ, यानी तीसरी क्लास में जब लूँगा तब मैं आपको बता दूंगा। ओके, अब ये है रुधिर में, यानी कि 55%। किसकी? जो ये होता है रुधिर में 55% पाया जाता है। कौन? प्लाज्मा 55% रुधिर में पाया जाता है। जिसमें से क्या होती है कि अब जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर, किसके अंदर? प्लाज्मा में। ठीक, प्लाज्मा में यानी कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 90%, कितने %? 90% यानी 90% क्या होता है? वाटर होता है। क्या होता है? वाटर, यानी कि जल पाए। और 10% जो होता है कार्बनिक एंड अकार्बनिक, कार्बनिक एंड अकार्बनिक
पदार्थ पाई जाती है, जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक, ऑर्गेनिक एंड अब क्या इनऑर्गेनिक है, क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल पाई जाती है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि जो कार्बनिक पदार्थ है, कौन सी कार्बनिक पदार्थ है, जैसे प्रतिरक्षी, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसी अम्ल और हार्मोन, विटामिन तथा प्रोटीन, ये सब क्या है, कार्बनिक अम्ल है, कार्बनिक पदार्थ है, क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। अब एक बात आपको ये समझना जरूरी है कि जो कार्बनिक पदार्थ है क्या चीज़, जिसमें जिस यौगिक में कार्बन तत्व पाई जाती है उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, या फिर ये कह लें कि जिस पदार्थ में कार्बन की उपस्थिति होती हो उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जिस पदार्थ में कार्बन पाया जाता है उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ठीक, ये बात होगी। अब इसमें क्या है, जो प्रतिरक्षा है, यानी कि जो प्रतिरक्षी तंत्र होते हैं उसमें भी कार्बन है, ग्लूकोज कार्बन, अमीनो अम्ल कार्बन, वसी अम्ल कार्बन, हार्मोन कार्बन, विटामिन, प्रोटीन में सभी में कार्बन होता है। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता, यानी कि जिसमें कार्बन तत्व की उपस्थिति नहीं होती है उसे अकार्बनिक तत्व कहते हैं। जैसे क्या हो गया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड आदि, यानी कि ये सब जो हैं ये सब क्या हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। ठीक, अब उसके बाद आती है ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो मैं ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में आपको अगली पार्ट में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए मेरा क्या, सबको मेरा नमस्कार। ओके, आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में।